हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए 30 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आधारित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसमें से प्रीवियस ईयर हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं इस चैनल के माध्यम से डेली आपको जो है यूपी टेट से रिलेटेड जो है वीडियोस देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थ्योरी है और पेपर्स डेली मैं आपको देता हूँ। ठीक, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिए। आप जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए बाल्यावस्था की जो दो स्टेजेस होते हैं, एक तो पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, और एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है 2 से 6 वर्ष, ठीक, और 6 से 11 वर्ष की अवस्था में जो है बच्चा होता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा एक चीज़। तो इस अवस्था में आप देखिए बच्चा जो है लर्निंग स्किल्स उसकी बेहतर होती है, बात बिल्कुल सही है। अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया होती है, ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है बच्चे का। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। जो लोग जो है ऑप्शन डी समझ रहे हैं वो सभी सही होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समाजीकरण की प्रक्रिया में टीचर की क्या का उत्तरदायित्व है। तो देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया मतलब समाज के बनाए हुए नियम के तहत जो है चलना, है ना, ये समाजीकरण कहलाता है। और यहाँ पे शिक्षक का जो दायित्व है वो समाजीकरण वातावरण का निर्माण करना, ठीक, सामूहिक कार्यों को जो है प्रोत्साहन देना, क्योंकि समाज में बहुत सारे वर्ग विशेष के लोग, सब मतलब सभी तरह के लोग रहते हैं, इसलिए सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित देना ताकि एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो। सांस्कृतिक कार्यों को जो है प्रोत्साहन देना। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों ही सही हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। संवेग का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है, भाव। चेहरे पे जो इमोशंस होते हैं, डर, प्रेम, करुणा, है ना, ये जो भाव होते हैं इसी की बात हो रही है। तो ये क्रोध और भय है केवल, मैंने यहाँ पे संवेग बहुत सारे हैं। जो आपके शरीर में उत्तेजना, जो स्टिमुलेशन होता है ना बॉडी में, शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं, उससे जो है ये सब क्रियाएं होती हैं। उत्तेजना और भावों में उथल पुथल होना ही जो है इसका मूल अर्थ निकलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। संवेग का मतलब होता है इमोशंस, उत्तेजना, और वो जो भाव हैं उसी में उथल पुथल होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेगा यूपी टेट में, कि ये किसने जो है थ्योरी इजाद की, मतलब किसने थ्योरी दिया, या इस विचारधारा के समर्थक कौन थे। इस तरीके के क्वेश्चन, इनको एक जगह नोट कर लीजिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं फिर से कहूँगा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वन लाइनर जो है नोट्स बनाइए, वन लाइनर नोट्स आपके बहुत कारगर रहेंगे एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो चौथे का आंसर है वो है वुड। वुड ने जो है ये जो है संरचनात्मक जो है विचारधारा के प्रतिपादक थे। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए विद्यालय जो है बच्चे के संपूर्ण या सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब विद्यालय ही जाकर के, स्कूल जाकर के ही बच्चा जो है उसका शारीरिक ग्रोथ भी होती है, भाई खेलता है, उसके मानसिक डेवलपमेंट में भी काम होता है, इमोशंस पे भी जो है काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो है उसके जो है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है ना, लैंग्वेज जो है डेवलपमेंट किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे बच्चे पे संपूर्ण विकास होता है। तो वहाँ हमें उसी का आंसर देखना है, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक, है ना, पर प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय जो है बालक के पर इन सभी तीनों पे जो है प्रभाव डालता है। बालक के व्यवसायिक विचारों पर प्रभाव डालता है, नहीं। राजनीतिक विचारों पर डालता है, नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल तर्कसंगत आंसर होगा। छठवें क्वेश्चन है, वर्तमान में जो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। साइकोलॉजी शब्द का मतलब होता है
यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है उस व्यक्ति के जो जो नेचर होता है ना, उसका अध्ययन किया जाए, व्यवहार का अध्ययन होता है। मन का अध्ययन नहीं होता, आत्मा का नहीं होता, शरीर का नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है कि वो इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है। बहुत सरल भाषा में आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सरल जो है सरलतम से सरलतम जो है उसकी थ्योरी समझिए, है ना। यही चीज़ें आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी शब्द है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मन में क्या चल रहा है, किस तरीके की जो है उथल पुथल चल रही है उसी के। तो यहाँ पे तर्क संगत आंसर ऑप्शन ए है। बालक के समाजीकरण सोशलाइजेशन में निम्न अंकित कारक भी सहायक होता है। तो बालक बच्चे के समाजीकरण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो देखिए सहानुभूति, सिंपैथी, जैसे दूसरों के प्रति जो है प्रेम का भाव आना, तो ये सिंपैथी है, होता है दूसरों के प्रति। उसको चोट लगी तो आपको लगता है अरे भाई बहुत सॉरी सॉरी, इस तरह ऐसा होता है ना कि अरे बहुत ज़्यादा चोट लगी, ठीक हो जाओगे। सहानुभूति, सिंपैथी से कहते हैं। सजेशन क्या होता है कि देखिए बच्चे को जो है इसमें किसी निर्देश के माध्यम से, ऐसा समझ लीजिए, निर्देशों के माध्यम से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो सजेशन मतलब निर्देशों के माध्यम से बालक के व्यवहार में व्यवहारों का अध्ययन होता है या परिवर्तन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है परिवार के सदस्यों की जो है नकल करता है, और जो है परिवार के सदस्यों की नकल करता है और उनके गुणों को जो है अपने में मिलाने की कोशिश करता है, आत्मसात करने की कोशिश करता है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के जो है कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनकी घड़ी पहनने की कोशिश करते हैं, उनके शूज़ पहन लेते हैं। तो ये उनके व्यवहार का, वो अक्सर वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वैसे बैठ जाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है ना, या फिर पापा कैसे फ़ोन पे बात करते हैं, ये सब जो है आइडेंटिफिकेशन में आता है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी ज़्यादा जो है आंसर है, ठीक है। सर्वप्रथम जो है बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? देखिए पहला जो बुद्धि परीक्षण हुआ था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था 1905 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड बिने एंड जो है साइमन, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने जो है सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया था, कब किया था? 1905 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो लर्निंग, लर्निंग का क्या मतलब होता है भाई? बौद्धिक ज्ञान से है लर्निंग का मतलब, या फिर भाषा की शुद्ध ज्ञान से, या वे व्यक्तित्व का संपूर्ण जो है सर्वांगीण जो है विकास से? तो अधिगम का मतलब होता है, लर्निंग का मतलब होता है पूरा का पूरा जो है, मतलब उसके शारीरिक से लेकर के, उसके मानसिक से लेकर भावनात्मक से लेकर सभी चीज़ों का जो है ना, यहाँ पे विकास की बात होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी एक चीज़ में बंधिएगा नहीं। जब भी क्वेश्चंस को पढ़िएगा बहुत ध्यान से पढ़ना और सोचना कि इसका सबसे मतलब अधिकतम स्वरूप क्या हो सकता है क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, स्पीयरमैन ने बुद्धि के किन दो कारकों को सम्मिलित किया गया? देखिए स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था। इस चीज को नोट कर लीजिए। दो कारक, तो दो कारक क्या है? एक जनरल फैक्टर, एक स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल का मतलब होता है सामान्य और इसका होता है विशिष्ट, ठीक। तो सामान्य और विशिष्ट फैक्टर, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आर्मी बीटा जो परीक्षण है वो किस प्रकार का परीक्षण है? तो आर्मी जो बीटा परीक्षण होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। अशाब्दिक कहने का मतलब होता है कि ये जो अमेरिका जो है पहले जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ये परीक्षण लेके आई थी, और इसमें क्या था कि इसमें उनका ही परीक्षण किया जाता था जो अशिक्षित रहते थे। तो ये किनका होता था? आपसे हो सकता है कि पूछ ले। तो अशिक्षित जो सेना में भर्ती होते थे, अशिक्षित और निरक्षर जैसे कह लीजिए, है ना, अयोग्य टाइप के जो है, जिनको कुछ नहीं आता, बस मोटा काम करना आता है ना, इस तरीके के लोगों का जो है परीक्षण होता था, सामूहिक अशाब्दिक आर्मी बीटा परीक्षण, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक आयु माप होती है। अब देखिए मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, मेंटल एज की जो है माप होती है
तो यहाँ पे 12वें का देखिए आंसर है मानसिक परिपक्वता की। देखिए मेंटल एज जो है मापा जाता है उसके जो है मानसिक परिपक्वता की, ठीक है, ना कि मानसिक बुद्धि की दर की, ना जन्मजात मानसिक शक्ति की, ना आयु वर्ग के समकक्ष अन्य बालकों के बौद्धिक स्तर की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। किन मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया कि व्यवहार इज इक्वल टू कार्य, मतलब व्यक्तित्व और वातावरण, ठीक है, बिहेवियरिज्म और फोर्स वर्क, या फिर कह लीजिए यहाँ पे पर्सनालिटी है और इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 13वें का देखिए आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा, लेविन। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बालक जो है कुपोषण का जो है शिकार हो सकता है? तो किन परिस्थितियों में बालक कुपोषण का शिकार हो सकता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अधिक श्रम और अपर्याप्त निद्रा भी जो है उसके मैल न्यूट्रिशन का कारण हो सकता है। दूषित वातावरण, रोगग्रस्तता की स्थिति, मतलब बीमार रहता हो हर वक्त, और आसपास का जो है दूषित वातावरण हो, या चाहे इन्वायरमेंटल हो, या चाहे आसपास का माहौल इतना गंदा हो, है ना, इन्वायरमेंट आसपास के लोग या जिस भी कंडीशन में रहता हो, तो वहाँ पे भी कुपोषण हो सकता है। उपेक्षा जो है पूर्ण व्यवहार, मतलब निगेटिव जो है उसके साथ लोग जो है गलत व्यवहार करते हों, सही से बात नहीं करते हों, और खेल कूद की अवहेलना हो, तो शारीरिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग वे होते हैं जो। अब संक्रामक रोग कौन से होते हैं? तो देखिए 15वें का देखिए आंसर है, जो एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन किसी भी माध्यम से जो है संक्रमण पर मतलब फैलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होता है सही जवाब। अच्छा, संक्रामक रोग कौन सा है? जैसे अभी हाल ही में कोरोना जो है वायरस हुआ था ना, ये एक संक्रामक रोग है। तो ये, अच्छा एक और ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है, इनफैक्ट आपको कमेंट करना है कि आप और कौन सा ऐसा रोग होता है जो संक्रामक होगा, संक्रमण से फैलता है। ऑप्शन कमेंट में है, कमेंट खुला हुआ है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सोचा करिए एक दो बार, कोई क्वेश्चन पूछे तो प्लीज़ जवाब उसका दिया करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं, मतलब एक स्कूल है, मान लीजिए क्लासरूम है, और क्लासरूम में कुछ मंद बुद्धि वाले हैं जिनका आईक्यू जो है सामान्य बुद्धि से बिलो जो है सामान्य बुद्धि से कम है। तो आईक्यू मान लीजिए कि उनका 70-75 के करीब है, ठीक है, और सामान्य बुद्धि का आईक्यू होता है 90 से 110 के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उनका आईक्यू 120 प्लस माना जाता है, 120, 130, 140 प्लस, ठीक। तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? ऐसे जब दो ऐसी स्थितियां होती हैं, जब एक कमज़ोर भी बच्चा है और तेज भी बच्चे हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो देखिए शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखेंगे। भाई ऊंचा तो रख नहीं सकते ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी आ सके। अगर ऊंचा रख दोगे तो ये मंदबुद्धि वाले बच्चे जिनका आईक्यू जो है कम है वो कैसे समझेंगे? तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। शिक्षण के स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके। अगर हमने नीचा रख दिया तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए जो है क्लास जो है बोरियत सी महसूस हो सकती है, ठीक है। शिक्षण के स्तर को मध्यम पर रखना ताकि प्रतिभाशाली, अब देखिए मध्यम पे रखना ज्यादा तर्कसंगत आंसर लग रहा है मुझे। मध्यम पे रखने से क्या फायदा होगा कि एक तो मंद बुद्धि जो बालक है उनको अपना स्तर थोड़ा ऊंचा करने में आसानी होगी, और जो प्रतिभाशाली बालक है उनको सीखने में तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। चैलेंजिंग क्वेश्चंस भले ही ना हो लेकिन उनके लिए नीरस नहीं होगा क्लासरूम, ठीक है। तो हम दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। भूख एक प्रेरक है, तो भूख किस तरीके का प्रेरक है? तो भूख जो है वो एक प्राइमरी प्रेरक है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा इसे। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है, जिसे हम सीखने का सिद्धांत भी कह सकते हैं, सीखने का नियम भी कह सकते हैं, है ना, लर्निंग, ठीक। तो ये जो इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं।
अधिगम सिद्धांत जो है, 3 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। एक तो अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, ठीक है, तीसरा है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक जब शब्द आपके दिमाग में आए तो आपको ये बातें आपको याद रखनी है कि इन्होंने सीखने का नियम दिया था, लर्निंग के बारे में जो है बताया था। यही अधिगम का मतलब होता है, लर्निंग, सीखना कह लीजिए, तो सीखने का सिद्धांत दिया था, यह अधिगम सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा जो है उसकी लर्निंग कैसे हो सकती है, अभ्यास करे। कब अभ्यास करे? डेली, निरंतर प्रयास करे, त्रुटि जितना ज़्यादा ट्राई करेगा, गलतियां करेगा, तो गलतियां जो होती हैं बच्चे के, वो सीखने में मदद करती है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या गलतियां जो है बच्चों को नहीं करने देना चाहिए, भाई गलतियां तो सीखने का पहला स्टेप है, और उसी के बाद बच्चा जो है उन गलतियों से सीखता है, फिर दूसरे स्टेप पे चढ़ता है। ऐसे ही जो है धीरे धीरे बच्चा जो है एक अपने जो है पीक फॉर्म में पहुंच जाता है। तो अभ्यास का नियम मतलब डेली अभ्यास करो। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो डेली अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, मैथ के क्वेश्चंस लगाओ, गलतियां करोगे फिर लगाओ, फिर गलतियां करो फिर लगाओ, धीरे धीरे उस थ्योरी को आप समझ जाएंगे। तत्परता का नियम मतलब है कि आप किसी भी कार्य को करना चाहते हैं, मतलब आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर पूरा दिलो दिमाग से आप बैठ जाइए, तत्पर हो जाइए, है ना। आप उस पर अपना जो है इंटरेस्ट दिखाइए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आप जो है चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे सही से, ठीक है। तो तत्परता का नियम है। प्रभाव का नियम है कि किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के अपना जो है सीखने का मतलब क्षमता को बढ़ा देना। जैसे माता पिता ने कहा कि इस बार जो है हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाओगे ना तो मैं तुम्हें एक स्कूटी दूंगा या फिर साइकिल दिला दूंगा, है ना, या फिर कोई उसके खेलने के जैसे कोई गेम हो या जो भी उसे पसंद हो। तो ये किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के जो है आप अपने सीखने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रयास और त्रुटि, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में बैठाए रखनी है थॉर्नडाइक के संबंध में। समस्या समाधान अधिगम का जो है प्रत्यक्ष संबंध है। तो समस्या समाधान अधिगम का किस चीज़ से संबंध है? उसके स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से। तो देखिए, समस्या समाधान अधिगम, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे होंगे। प्रत्यक्ष संबंध है उसके चिंतन से, उसका चिंतन स्तर से है, ठीक है। वो कितना सोच पा रहा है उस समस्या के बारे में, उस समाधान के बारे में, ये उस पर है। उसके स्मृति, उसकी याददाश्त से संबंधित नहीं है, उसको अवबोध कराने से नहीं है, अवबोध स्तर से नहीं है, उसके चिंतन स्तर से है, थिंकिंग एबिलिटी से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संकोची और शर्मीले जो छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय ये है कि अब जो बच्चे संकोची होते हैं उनको स्कूल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो उनको गृह कार्य, होमवर्क से मुक्त कर रखा जाए, या फिर उनको कक्षा में उनके इंटरेस्ट के विषय पर जो है बोलने की इजाज़त दी जाए, उसको प्रोसेस। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो उन्हें शर्मिंदा किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, मैंने अपने पर्सनल सरल रखने के लिए नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मिलेंगे आपको। बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाइए, डेली अपना पेपर्स लगाइए, डेली पेपर्स लगाइए बस, और कुछ नहीं करना आपको, डेली पेपर लगाना है। जो आपको थ्योरी मिल जाए उसे तुरंत जो है पढ़ लेना है, उसका नोट्स बना लेना है। आप यकीनन यूपी टेट पास हो जाएंगे। बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, और अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने भी जो है इस पर जो है अपने मतलब मुहर लगाई है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो है शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? देखिए, स्वामी विवेकानंद जो है शिक्षा की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है उनकी योग है। वो योग को सबसे ज़्यादा जो है विधि मानते थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। 22 है, हमारे देश के संविधान में किसके लिए जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो देखिए, निशुल्क और अनिवार्य व्यवस्था जो है शिक्षा की व्यवस्था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए की गई है, ठीक है। आर्टिकल 21A कहता है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से जो है मतलब निशुल्क और अनिवार्य जो है शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए ऑप्शन यहाँ पे 22 का बी आंसर हो गया। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, तो जो जो टीचिंग होती है वो कब सार्थक होगी? जब जो है बच्चा जो है उस शिक्षा का केंद्र में हो, तो मतलब छात्र केंद्रित हो,
कई बार बच्चे शिक्षक केंद्रित लगा देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित का मतलब होता है बच्चे के हित को ध्यान में रख करके वो शिक्षा दी जाए, इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके। आपको मान लीजिए कलर्स पढ़ानी है, तो आपने देखा कि बच्चे को कलर्स पढ़ानी है और बच्चा जो है 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे, आप रेड डे सेलिब्रेट करेंगे, ग्रीन डे सेलिब्रेट करेंगे, रेड फ्लावर्स जो है, रेड फ्रूट्स, ये सब जो है परचेज कराएंगे या लेकर के आएंगे बच्चों को। इस तरीके से पूरा क्लासरूम रेड रेड कर देंगे। तो ये इस तरीके से तो छात्र को बच्चा जो है इंटरेस्ट उसको जागता है कि पता नहीं क्या हुआ है आज। तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके बच्चा जो है केंद्र में होता है, और यहाँ पे बच्चा जो है स्वयं से जो है चीज़ों को करता है, स्वयं से एक्टिविटी में भाग लेता है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए, क्योंकि समाज जो है, देखिए समाज जो है वो एक परिवर्तनशील है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, ये डायनेमिक है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, सामाजिक परिवर्तन कठिन है, शिक्षा से ही बदलता है, शिक्षा का स्वरूप स्थिर रहता है, परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि, अब धर्मनिरपेक्ष जो कि हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का जो मतलब है वो राज्य के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भाई राज्य जो है किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, ना ही किसी धर्म को बढ़ने के लिए कोई किसी तरीके का जो है उस पर पैसा खर्च करेगा। मतलब एक धर्म को बढ़ाएगा तो दूसरे धर्म को नीचे गिराएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष सबके लिए, उसके लिए धर्म समान है, सबके बराबर धर्म सबको समान रूप से इज्जत देगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक धर्म पर आधारित नहीं होगा राज्य, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, एक ये कह सकते हैं। कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा किसी तरीके का, ऐसे जो है कार्यक्रम नहीं आयोजित करेगा, या ऐसे कोई भाषा नहीं अपनाएगा, है ना, कि जिससे जो है धार्मिक मतभेद पैदा हो, ठीक। अब ये सब सोचते जाइए अपने जो है राज्य के संदर्भ में। हम लोग यूपी में रहते हैं तो क्या इस तरीके की भाषाएं अपनाई जाती हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सभी को अपने धर्मों को मानने और उसके प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर सही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है किससे? तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसके शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यार्थी तीनों से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के मध्य में अंतर किस चीज़ का है? सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कि भाई जब आप पढ़ा रहे हो ना बच्चे का, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे की कमियों को जान सके और उस कमियों को जान करके उसका डायग्नोस कर सके, मतलब सही रूप से जानने के बाद उसका जो है निवारण कर सके, डायग्नोस कर सके। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत में क्या होता है, हर स्टेज में बच्चे को जो है मूल्यांकन करते हैं। हम थोड़ा पढ़ाएंगे, उसके बाद पूछेंगे बच्चे से, क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर्स जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा क्या जान पा रहा है, कितना समझ पाया है कि नहीं। ये होता है सतत मूल्यांकन। व्यापक का मतलब होता है हम बहुत डीप में जो हम समझेंगे। हम एक तरीके व्यापक मतलब एक होता है पूरा एक टॉपिक पर जो है हम मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पे हम केवल एक लेटर्स पे कि बच्चा ए और बी और सी लेटर्स पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान रहा है, और यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई अब बच्चा ए से जेड तक जो है चीज़ों को समझ पाया है, तो अब हम उससे ए से जेड तक जो है पूछेंगे। व्यापक मूल्यांकन हो गया। तो यहाँ पे 27वें का देखा जाए तो यहाँ पे मध्य अंतर है उसके शिक्षण शक्ति का, पाठ्य वस्तु का और समय का और उद्देश्य का। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है उसका अंतर होता है उसके उद्देश्य का। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब है। मैंने टिक मारता हुआ चल रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा इसका उद्देश्य, और दोनों का उद्देश्य हालांकि एक है लेकिन एक का ब्रॉड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है उद्देश्य, ठीक है। लिविडो जो है कि अवधारणा का प्रतिपादन किया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको, लिविडो का मतलब होता है इच्छा, है ना, शारीरिक इच्छा की बात हो रही है यहाँ पे, उत्तेजना की बात हो रही है। तो ये जो संबंध, ये जो शब्द दिया गया है, इसका संबंध है सिगमंड फ्रॉइड से। मैं आपको कल जो है सिगमंड फ्रॉइड से इसका जो है पूरा कंप्लीट टॉपिक दूंगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक, उसका नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। तो ये प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। अगला क्वेश्चन है आईक्यू, जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, इसका सूत्र तैयार किया था, वो सूत्र भी क्या है ये भी जानना है।
तो पहली बात तो IQ का जो फॉर्मूला है वो दिया था स्टर्न ने, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी है। और ये फॉर्मूला तैयार किया गया था 1912 में। और ये क्या है, IQ इज इक्वल टू होता है मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु, बटे क्रॉनिकल एज, ठीक है। मेंटल एज, मानसिक आयु बटे क्रॉनिकल एज मतलब वास्तविक आयु, इंटू 100। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे का IQ क्या है। अब जब मान लीजिए कि कैलकुलेशन दिया गया है कि मेंटल एज दिया गया है, क्रॉनिकल एज दिया गया है, तो बच्चे की मान लीजिए IQ 120 निकली, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है श्रेष्ठ जो है बच्चा है, मतलब प्रतिभाशाली टाइप का बच्चा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि IQ 190 से 110 के बीच में निकल गई, तो हम मानेंगे कि बच्चा सामान्य IQ का है। इसके नीचे निकल गई 70, 75, 65 के करीब, तो जो है मान लेंगे कि बच्चा जो है थोड़ा सा मंद बुद्धि का है, कमज़ोर है ना, IQ उतना शार्प नहीं है उसका। ये यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, जैसा लिखा है वैसे ही नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है। तो देखिए ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक सभा में ये कहा था कि भाई मुझे आप कोई भी बच्चा दे दीजिए, ठीक है, उसके हेरिडिटी और से संबंधित नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है कि किसी के माँ बाप गरीब थे और अनपढ़ थे तो उसका बच्चे में जो है जेनेटिक गुण जो है पढ़ाई और लिखाई वाले नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझे बच्चा दे दो, मैं सिर्फ केवल उसको ऐसा वातावरण दूंगा, ऐसा इन्वायरमेंट दूंगा, उसे आप जो चाहें मैं उसे वो बना दूंगा। आप कहोगे तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, आप कहोगे तो उसे वकील बना दूंगा, आप कहोगे तो मैं उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करूँगा, वैज्ञानिक जो है बनाऊंगा। आप कहोगे तो मैं उसे अपराधी, चोर, उचक्का, जो भी कहोगे वो बना दूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था ऑप्शन ये वहाँ वॉटसन ने। तो वॉटसन है, ऐसे कर दीजिएगा वॉट, क्या ये कैसे कोई कह रहा कि मैं कोई बच्चा दे दो मुझे अपराधी, ऐसे वॉटसन, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो वॉटसन को जो है व्यवहारवाद का जनक कहा जाता था, बिहेवियरिज्म का जो है इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया था, तो व्यवहारवाद के जनक हैं, ऑप्शन वॉटसन, सी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इस तरीके से जो है CDP में जो है क्वेश्चंस आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस में इश्यू हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाईज ज़रूर दूंगा। यूपी टेट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट पे, आप हमारे जो है वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड होगा, उसका ज़रूर से ज़रूर उसको पढ़िएगा, देखिएगा, उसको नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।